हेलो टू बी डॉक्टर्स। आज हम लोग चैप्टर 12 दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन जैसे हम लोग हर चैप्टर का करते हैं वो याद रखना होगा। दैट इज बायोलॉजी। क्या होती है? स्टोरी। किसकी स्टोरी? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टोरी। और किनकी स्टोरी? जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हमारे बॉडी में हुए हैं उनकी स्टोरी। जब हमें इन स्टोरी के बारे में पता चला तो फिर हमने देखा कि लिविंग क्या होता है। लिविंग के बारे में हमने पढ़ा। लिविंग के बाद हम लोगों ने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नामकरण कैसे हुआ, ये भी अभी हमें पता है। फिर हमने देखा कि इनको पढ़ने के लिए इनकी क्लासिफिकेशन की जरूरत है। फिर हमने इनको क्लासिफाई भी कर दिया। और जब इनका क्लासिफिकेशन हुआ तो हमने इसको टोटल 5 पार्ट में क्लासिफाई किया। और वो 5 पार्ट क्या क्या थे बच्चों? सबसे पहला मोलेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगस, चौथा प्लांट्स और पांचवा एनिमल्स। फिर हमने प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग चैप्टर में पढ़ा। फिर देखा कि प्लांट की एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है एंजियोस्पर्म्स। उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है क्योंकि वही लेटेस्ट प्लांट्स है अभी जो अवेलेबल है। तो फिर उसको हम लोगों ने चैप्टर 5 और 6 में पढ़ा। सबसे पहले उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ी और फिर हमने उसकी एनाटॉमी पढ़ी। जब इनके बारे में पढ़ा तो फिर एनिमल्स को लगा कि उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो फिर हमने एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ा। और एनिमल टिश्यूज पढ़ने के बाद हमने कॉकरोच एंड फ्रॉग्स के बारे में पढ़ाई की। जब इतना पढ़ लिया तो हमने ये देखा कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने हैं। लेकिन ये सेल्स है क्या, ये तो अभी तक पढ़ा ही नहीं। तो फिर हम लोगों ने सेल्स वाले चैप्टर में उसको भी देख लिया कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल्स कैसे होते हैं। उसके बाद हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे बॉडी में, मतलब हमारा बॉडी केमिकल्स का बना है। तो कैसे बना है, किन केमिकल्स का बना है, वो हमने पढ़ा बायोमोलिक्यूल्स में। अभी तक सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बातें ज्यादा हो रही है। उसके बाद फिर हमने देखा कि एक इतने सारे सेल्स हैं हमारे बॉडी में। तो वो क्या एक ही सेल हमेशा जिंदा रहता है या फिर वो बार बार रिन्यू होता रहता है? क्या सेल में कोई डिवीजन होता है? तो फिर वो हमने चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पढ़ा। इतना पढ़ने के बाद हमने देखा कि अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया था मूड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे। वो खाना कैसे बनाते हैं। तो फिर उसमें देखा कि प्लांट्स ही थे जो सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स थे और बाकी जितने भी थे सब प्लांट्स पे ही डिपेंड कर रहे थे, मतलब सब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे थे। तो ये प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से फोटोसिंथेसिस में पढ़ा कि कैसे लाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स खाना बनाते हैं। अब आज का जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछने वाली हूँ कि इतने सारे लिविंग प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, तो लिविंग प्रोसेसेस होने के लिए क्या हमें एनर्जी की जरूरत है? बिल्कुल है। तो वो एनर्जी आ कहाँ से रहा है? क्या ये कभी किसी ने सोचा कि हम लोग, चलो हमने खाना बना लिया, तो ये खाना हमें एनर्जी दे रहा है? तो ये खाना अगर हमें एनर्जी दे रहा है तो कैसे दे रहा है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया। तो बच्चों हमने जब देखा था कि जब ये खाना का फॉर्मेशन हुआ तो उस टाइम एटीपी और का यूज हुआ था फूड बनाने के लिए। मतलब फूड के पास एटीपी है और एटीपी हम लोग जानते हैं एनर्जी करेंसी होता है सेल का। एनर्जी इसी में स्टोर होता है। मतलब फूड के पास एनर्जी है और हम लोगों को इस फूड से एनर्जी निकालनी है। ये तो फूड के अंदर चली गई। तो मतलब फूड को तोड़ना पड़ेगा ताकि वो एटीपी बनाए। तो क्या फूड को तोड़ेंगे और वो एटीपी रिलीज करेगा और हमें एनर्जी मिल जाएगी? हमें तो इतने सारे केमिकल प्रोसेसेस करनी है हमारे बॉडी में, लिविंग प्रोसेसेस करनी है। तो क्या एक बार में एनर्जी रिलीज होगा? नहीं। एक बार में तो फिर एनर्जी इधर उधर डिसिपेट हो जाएगा। तो अब स्लो स्टेप वाइज प्रोसेस में ये एनर्जी रिलीज होगी। स्लो स्टेप वाइज प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हुई वो क्या एटीपी के फॉर्म में ही होगी या फिर उसके लिए कुछ स्टोरेज की जरूरत होगी? हम लोग उसको स्टोर करके रखेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जिसका मतलब है फूड को तोड़ के एनर्जी निकालना। ठीक है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मुझसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, मैम मुझे तो लगता था रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। ठीक है, बहुत बच्चे ये अभी तक सोचते हैं कि रेस्पिरेशन इज लिंक्ड टू सांस लेना या सांस छोड़ना। लेकिन क्या जब तुम सांस लेते हो तो एक्सरसाइज के टाइम पे तो वहां पे तुम्हारे योगा ट्रेनर तुम्हें बोलती है ब्रीद इन, और जब सांस छोड़ते हो तो उसको बोलती है ब्रीद आउट। क्या तुम्हें कभी किसी ने बोला रिस्पायर इन एंड रिस्पायर आउट? नहीं। तो सांस लेना या छोड़ना क्या हो गया तुम्हारा? ब्रीदिंग हो गया।
तो मैम ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन फिर कैसे इंटरलिंक्ड है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुनना, ब्रीदिंग मतलब हम लोग क्या अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड को हम लोग तोड़ के एनर्जी बना रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो क्या रेस्पिरेशन इज डिपेंडेंट ऑन ब्रीदिंग? रेस्पिरेशन इज नॉट सिनोनिमस विद ब्रीदिंग, बट रेस्पिरेशन इज डिपेंडेंट अपॉन ब्रीदिंग। हम लोग के अंदर ऑक्सीजन आएगा तभी वो फूड टूटेगा और हम लोगों को एनर्जी देगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब क्विकली हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, बच्चों टिक करेंगे कितने क्वेश्चंस आते हैं इससे, 3 से 4 पीवाईक्यूज आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेल्यूलर रेस्पिरेशन का डेफिनेशन अब तो तुम खुद ही बताओगे। मैकेनिज्म किसका, ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल, उससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा और एनर्जी ट्रैप एंड ट्रैपिंग दिस एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, और इस एनर्जी को ट्रैप करके हम लोग क्या बना लेंगे, एटीपी। ये डेफिनेशन तो तुम खुद से भी बोल सकते हो, फूड को तोड़ के एनर्जी बनाना और एनर्जी को ट्रैप कर लेना ताकि हम एटीपी बना पाए। अब जो कंपाउंड्स टूट रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स ब्रीथ करते हैं। हमने तो नहीं सुना कि प्लांट्स के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, तो वो कैसे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लांट का जो हर पार्ट होता है ना, वो अपना गैशियस नीड्स खुद पूरा कर लेता है। जैसे तुम देखो लीव्स, हमने क्या पढ़ा, लीव्स में स्टोमेटा होती है, तो वो गैशियस एक्सचेंज कहाँ से करता है, स्टोमेटा से करता है। तो वो एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में और अपना गैशियस एक्सचेंज वाला नीड्स पूरा कर लिया, अपना रेस्पिरेशन वाला नीड्स पूरा कर लिया। अब तुमने पढ़ा कि स्टेम के पास लेंटिसल्स पोर्स होते हैं, अगेन ये किसके कांटेक्ट में है, एयर के कांटेक्ट में है। तो इसने भी अपना नीड्स क्या है, पूरा कर लिया। तो हर प्लांट पार्ट ऐसे ही अपना नीड्स पूरा कर लेता है। तो बहुत कम गैसेस को ही ट्रांसपोर्ट होना पड़ता है एक पार्ट ऑफ प्लांट से दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट तक। मतलब वो सिर्फ बेस्ट फ्रेंड नहीं था, वो अपना ख्याल खुद भी रख रहा था, वो हमारा ख्याल रख रहा है और खुद का ख्याल खुद रख रहा है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। ना ही प्लांट्स को ज्यादा गैसियस एक्सचेंज की करने की जरूरत है, क्योंकि प्लांट्स बहुत कम रेट से रिस्पायर करते हैं एनिमल्स के कंपैरिजन में। और हर लीफ, ये तो हमें पता ही है कि हर लीफ वेल अडेप्टेड होता है अपने नीड्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस उसी टाइम एक्सचेंज हो जाता है। लीफ का तो अपना अडेप्टेशन पता ही है। अब होता क्या है, ये तो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन बाहर दे रहा है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा कि हमें तो ऑक्सीजन की जरूरत है रेस्पिरेशन करने के लिए, प्लांट्स तो ऑक्सीजन बाहर दे रहा है, लेकिन वो एयर के कांटेक्ट में गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसको ऑक्सीजन तो मिल ही रहा है ना। और साथ ही साथ जो डिस्टेंस गैसेस को ट्रैवल करना पड़ रहा है वो भी बहुत कम है, चाहे बल्कि प्लांट्स ही क्यों ना हो। और यहाँ पे वही चीज लिखा है कि हर लिविंग सेल जो प्लांट्स का है वो क्लोज है टू द सरफेस, मतलब वो एयर के क्लोज में है। जैसे वुडी स्टेम्स हो गया, रूट्स में जो ओपनिंग्स है, लेंटिसल्स वाली बात हो गई। ठीक है, अब ये फूड टूटा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और क्या रिलीज किया, एनर्जी। तुमको याद है फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस में जो हो रहा था उसके जस्ट अपोजिट सेम चीज यहाँ पे हो रही है। वहां पे CO2 H2O एटीपी के प्रेजेंस में C612 H2L O6 और 6CO2 बना रहा था, यहाँ पे बस ये टूटेगा और ये एटीपी एनर्जी रिलीज कर देगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैम जो फर्स्ट लिविंग सेल दुनिया में होंगे क्या उस टाइम ऑक्सीजन था? पर अभी भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनारोब्स हैं, जो ऑक्सीजन के बिना रहते हैं, चाहे वो फैकल्टेटिव हो चाहे वो ऑब्लिगेट एनारोब्स हो, बट उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो मैं उनमें कैसे एनर्जी बन रहा है, वो कैसे रेस्पिरेशन कर रहे हैं, उनमें कैसे ग्लूकोज टूटेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो बच्चों ये बात तो ठीक है कि उनमें ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन उस उनमें क्या होगा, फिर पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। पार्शियल ऑक्सीडेशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज को तोड़ेंगे लेकिन पार्शियली, मतलब 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है उसको 2-3 कार्बन के मॉलिक्यूल में तोड़ेंगे। क्योंकि O2 है नहीं, वो कंप्लीट टूट के CO2 नहीं बना पाएगा। उसका अपना काम एनर्जी रिलीज करने वाला भी हो गया, क्योंकि हम लोग ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, एनर्जी तो रिलीज होगी, चाहे तुम पार्शियल तोड़ो चाहे पूरा तोड़ो। तो जो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स है वो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू अपना रेस्पिरेशन कर लेंगे। ठीक है, अब बच्चों ये ग्लाइकोलाइसिस देखो, अगेन अ पीवाईक्यू, देखो सारे लाइंस ऑलमोस्ट येलो से टिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोलाइसिस। इसको ये सब अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगेन तो जब तुम यूजी क्रैक करोगे और पीजी में जाओगे और एमबीबीएस के
फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तब तुमको ये पढ़ना पड़ेगा, और पीजी जब एग्जाम दोगे ना उस टाइम भी तुमको ये याद करना पड़ेगा। तो आज अच्छे से याद कर लो, क्या पता पीजी क्लियर हो जाए इससे। ठीक है। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस है बच्चों, उसको हम लोग ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि एम्बेडेड और एम से मेयरहॉफ एंड पार्लर साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था इसलिए। अब मैंने क्या बताया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्शियली ऑक्सीडाइज करेंगे ग्लूकोज को विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। सेम वही चीज लिखी हुई है। एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में ओनली प्रोसेस यही है क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन नहीं है और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। अब हर सेल के पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे हो सकती है, साइटोप्लाज्म में। सबसे पहला स्टेप ये हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अब ये वाले 3 स्टेप्स हम लोग पूरी साइकिल पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। प्लांट्स में कैसे ग्लूकोज मिल रहा है तोड़ने के लिए, तो सुक्रोज, क्योंकि हमने देखा प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर हो जाता है, तो सुक्रोज उसका एंड प्रोडक्ट है। वही टूटेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में और फिर इस पाथवे में एंटर कर जाएगा। अब देखो, ग्लूकोज तो इधर उधर जाएगा, बदमाश है। तो ग्लूकोज को ट्रैप करके रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर एक फॉस्फेट ग्रुप लगा लेते हैं। ठीक है। ग्लूकोज को ट्रैप करके रखने के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लगा दिया। अब ये याद रखना, फॉस्फेट लगाने में ना, बदमाश बच्चा है, उसमें कुछ चीज लगाने में तुमको, कोई चीज चिपकाने में तुमको क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। तो इनिशियली जब तुम उसको फॉस्फेट लगाओगे तो तुमको एटीपी देना पड़ेगा। ये चीज हमेशा याद रखना, आगे भी काम आएगा कि जब भी फॉस्फेट लगाओगे तुम्हारी एटीपी यूटिलाइज होगी, तुम्हें एनर्जी लगेगा। तो तुमने एक एनर्जी खर्च कर दी। तुम सोच रहे हो कि एनर्जी बनेगी कब, आगे बनेगी, रुक जाओ। अभी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब देखा कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है हमारे पास, एक ही फॉस्फेट है, और हम लोग को इसको दो कार्बन में मॉलिक्यूल में दो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना जो कि 3-3 कार्बन के सेम हो, मतलब दोनों के पास फॉस्फेट होना चाहिए। तो एक और फॉस्फेट की जरूरत है। लेकिन क्या तुमको पता है ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें फर्स्ट कार्बन तो ऑक्यूपाइड है, वो नहीं ले सकता एक और फॉस्फेट। तो ग्लूकोज क्या करेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोमराइज हो जाएगा। और फिर क्यों, क्योंकि फ्रक्टोज का फर्स्ट कार्बन फ्री है, वहां पे एक फॉस्फेट जा सकता है। फिर यहाँ पे एक और फॉस्फेट आ जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन जाएगा ये। अगेन एक और फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं, एक और एनर्जी लगेगी, तो यहाँ पे वापस से एटीपी यूटिलाइज हो गया। अब ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट दो अलग अलग कंपाउंड्स में टूटेगा, ट्रायोज फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये दोनों आपस में एक दूसरे में चेंज हो सकता है। तो अल्टीमेटली क्या बना, टू मॉलिक्यूल्स इसी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का बन गया। अब ये जो टू मॉलिक्यूल्स है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, अब इसके पास ये इसमें कन्वर्ट हो गया, मतलब एक फॉस्फेट ये एक और लेना चाहेगा, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 1,3, मतलब दो फॉस्फोरस ग्रुप आ जाएगा 1 और 3 कार्बन पे, बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक H प्लस, ये जब इसमें कन्वर्ट हुआ तो एक H प्लस निकला होगा, तभी उसकी जगह पे फॉस्फोरस आकर के अटैच हुआ होगा। तो वो H प्लस कहाँ जाएगा, वो प्रोटॉन कहाँ जाएगा, तो वो Na प्लस के पास चला जाएगा और NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है। अब ये H प्लस जिसको रिप्लेस करके फॉस्फेट जोड़ा, वो NADH प्लस H प्लस बना दिया। अब ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, वो कन्वर्ट होगी 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। दो अगेन दो कंपाउंड्स बन गए 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स के। तो यही अब हमने एक फॉस्फोरस क्या किया, पहले लगाया था, अब ये फॉस्फोरस निकाल दे रहे हैं। तो निकाल रहे हैं तो क्या हमें एनर्जी निकलेगी वापस उससे, हाँ। तो हमें हमारा एटीपी मतलब एनर्जी मिल गया। एक फास्फोरस को निकालने में पहले एक एनर्जी मिली, उसके बाद यही 3 फॉस्फो बस 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फिर एक वाटर जब इससे निकलेगा तो ये फॉस्फिनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन एक और फॉस्फेट ग्रुप हम लोग को निकाल देना है, और जब निकालेंगे तो वापस से जो एनर्जी यहाँ पे खर्च हुई थी वो एनर्जी हम लोगों को मिल जाएगी। तो जब 2 बार फॉस्फेट निकला तो दोनों बार हम लोगों को एनर्जी मिली, और जब 2 बार फॉस्फेट लगा तब दोनों बार एनर्जी खर्च हुई। ठीक है। और यहाँ पे एक NADH+H+ का भी फॉर्मेशन हुआ। तो ये स्टेप्स हमें याद रखने, जब ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, दोनों बार में एक एक फॉस्फेट लगा तो एक एक एटीपी यूज हुई। जब ट्रायोज फॉस्फेट
जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1 3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, मतलब उसको एक और फॉस्फेट की जगह देनी थी अपने ऊपर, तो एक H प्लस को निकाला, वो H प्लस NAD प्लस के पास जाकर के NADH प्लस H प्लस बना लिया। और जब हमने इस 1 3 बिसफॉस्फो से पहला फॉस्फेट निकाला, तो हमने पहला एटीपी रिकवर कर लिया, और 2 फॉस्फेनॉल पायरुवेट से जब हम लोगों ने दूसरा फॉस्फेट निकाला, तो दूसरा एटीपी रिकवर हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं एनारोब्स की। एनारोब्स में फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा ही नहीं, क्योंकि उनके पास तो ऑक्सीजन है ही नहीं। तो क्या ये NADH प्लस H प्लस जो है, वो अल्टीमेटली जाकर के एटीपी में कन्वर्ट होकर के नहीं? तो अगर तुमसे पूछा जाएगा कि एक एनारोब्स कितना एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, तो नेट एटीपी कितना जनरेट होगा? 2 एटीपी। लेकिन यहाँ पे 8 एटीपी किसके लिए लिखा हुआ है? 8 एटीपी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के लिए लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये 2 और 2 बना, 1 और 1, 2 एटीपी बनाया, प्लस साथ ही साथ ये तो 2 मॉलिक्यूल से NAD प्लस H प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कितना हो गया? 2 NADH बना। और आगे जाकर के हम लोग देखेंगे कि NADH जो है वो 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनाता है। मतलब 2 3 6 और 6 प्लस 2 8 एटीपी बनेगा। ये आगे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तुम्हें अभी बस एनारोब्स का याद रखो कि एनारोब्स में तो 2 ही एटीपी बना, क्योंकि उसमें NADH प्लस H प्लस यूटिलाइज नहीं हो रहा है एटीपी बनने के लिए। ये NAD प्लस क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रॉन कैरियर है। मैंने स्टार्टिंग में गलती से प्रोटॉन बोल दिया था, आप याद रखना इलेक्ट्रॉन कैरियर है। अब ये ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में किस एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है? तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। अभी वैसे हम लोग यहाँ तक रिवाइज कर लेते एक बार एनसीईआरटी से, तो ज्यादा मजा आएगा। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, कितने क्वेश्चंस? 3 से 4 क्वेश्चंस। यहाँ पे सारी वही बातें, वही हिस्ट्री लिखी हुई है जो मैंने हिंदी में तुम्हें समझाया, कि हम लोग सब सांस ले रहे हैं। ये ब्रीदिंग जरूरी क्यों है? क्योंकि हम लोग जो सांस ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन मिलेगा, वो फूड को तोड़ेगा और वो हमें एनर्जी देगा, और हमारे बॉडी में जितने भी लिविंग प्रोसेसेस है उसमें वो एनर्जी यूज होगी। हमें तो बस इतना याद रखना है, ये पेज पढ़ने से पहले मेरा स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन एक बार वापस से पढ़ लेना, और फिर इसको रीड कर लेना, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। रेस्पिरेशन का डेफिनेशन बस हमें पता होना चाहिए, वही मैकेनिज्म जिससे ब्रेक डाउन हो रहा है फूड मटेरियल सेल के अंदर और एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये एनर्जी ट्रैप हो रही है फोटोसिंथेसिस ऑफ एटीपी। और वही मॉलिक्यूल जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो टूट रहा है, उसको हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स बोल दिया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि प्लांट्स ब्रीथ कर सकता है, उसके पास तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन ही नहीं है, वो कैसे सांस लेगा? तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को क्लियर है, उसके पास जरूरत नहीं है रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, क्योंकि हर प्लांट पार्ट ऐसे डिजाइन है कि वो अपना ख्याल खुद से रख सके। लीव्स के पास टोमेटा है, रूट्स और स्टेम्स के पास अपना लेंटिसल्स है, जिसके थ्रू वो एयर के कांटेक्ट में और डायरेक्ट गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, और जो पार्ट नहीं कर पा रहे हैं वहां पे बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज की जरूरत है। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। इससे कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आया, मेरा बस इंट्रोडक्शन वाला पार्ट सुनोगे तुम और ये लाइन को रीड करोगे, सेम चीजें लिखी हुई है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि आज के डेट में भी बहुत सारे एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो क्या उनके पास तो ऑक्सीजन नहीं है, तो वो कैसे रिस्पायर करेंगे? तो उसका भी हल है, हर चीज का हल है दुनिया में। तो वो कैसे करेंगे? बाय द मीन्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज को तोड़ेंगे, लेकिन पार्शियली तोड़ेंगे। 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, उसमें 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे 3 3 कार्बन का। इसको हम लोग EMP पाथवे बोलते हैं, जस्ट बिकॉज इनको एम्बेडेड मेयर ऑफ पार्नस साइंटिस्ट ने बनाया था। सारे सेल्स में साइटोप्लाज्म है, इसलिए ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है। और पार्शियल ऑक्सीडेशन वाला पॉइंट तो हमने बता ही दिया। अब ये प्रोसेस में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एक बार जल्दी से हम लोग रिवाइज करेंगे। ग्लूकोज को तोड़ना है किसमें? पायरुविक एसिड में। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? पहले ग्लूकोज पकड़ के रखना है, पकड़ के रखने के लिए एनर्जी लगेगी, तो हम लोगों ने साथ साथ तुम भी लिखते जाओ, एक एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज होगा और एडीपी बनाएगा। पहले हम लोग एनर्जी खर्च करते हैं। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन का है, एक ही फॉस्फेट है, यहाँ पे तो 9 साफी हो जाएगी जब ये 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। तो हम लोगों को इक्वल अमाउंट ऑफ फॉस्फेट चाहिए, तो हम लोगों ने ग्लूकोज के पास तो जगह नहीं थी, तो ग्लूकोज ने अपने दोस्त को बोला कि तुम ले लो दूसरे फॉस्फेट को। तो उसने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अपने भाई को बोला कि तुम एक फॉस्फेट ले लो। तो जब एक और फॉस्फेट उसमें जाकर के चिपका, तो क्या हुआ? एक और एनर्जी लगी और वो एडीपी में कन्वर्ट हो गया। फ्रक्टोज 1 6 बिसफॉस्फेट फिर जाकर के एक ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर थे, तो ये दोनों आपस में कन्वर्ट हो गए, बोले ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तुम ही संभालो सब चीज को। तो उसने बोला मैं संभाल तो लूंगा, लेकिन मेरे पास तो एक ही फॉस्फेट है, मेरे को दूसरा फॉस्फेट तुम अपने पास से दे दो।
तो दूसरा फॉस्फेट देने के लिए उसने अपने आप को 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन ये दूसरा फॉस्फेट लगा कहाँ? H प्लस के जगह में लगा, तो ये H प्लस गया कहाँ? NAD प्लस के पास गया, और NADH प्लस H प्लस जो कि एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर यहाँ पे काम कर रहा है। अब ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अब पहला फॉस्फेट रिलीज करेगा और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वापस जो एटीपी लगी थी फॉस्फोरेट को लगाने में वो रिलीज हो गई बाहर। अब हमें मिला एनर्जी। आई डोंट थिंक किसी को भी कोई दिक्कत आ रही होगी और साथ ही साथ याद हो रहा होगा। तुम अगर साथ ही साथ लिखोगे और जल्दी याद हो जाएगा। फिर ये 2 PGA में कन्वर्ट होगा, और 2 PGA में कन्वर्ट होने के बाद ये फिर एक वाटर निकालेगा अपने अंदर से और फॉस्फेनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फॉस्फेनॉल पायरुवेट हम लोग लास्ट चैप्टर में कहीं पढ़े थे, तुम लोग मेरे को बताओगे कि कहाँ पढ़े थे एंड में। फॉस्फेनॉल पायरुवेट जो है वापस से अपने अंदर से एक और फॉस्फेट निकाल लेगा और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे दूसरी एनर्जी निकल गई। तो एक एनारोब में कितने एटीपी बने? 2 एटीपी बने। एरोबिक का हम लोग जब पूरा ईटीएस पार्ट पे पढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे। तो 2 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे सेम चीजें लिखी हुई है, बस ग्लूकोज और फ्रक्टोज फॉस्फोराइलेट हो रहे हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, किस एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहे हैं तो ये याद रखना है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहे हैं। ठीक है। एटीपी कब कब यूटिलाइज हुआ, एटीपी कब कब बना, एनएडी प्लस का फॉर्मेशन कब हुआ, और ये एंजाइम, बस इसमें तुमको इतना ही याद रखना है। ये रिएक्शंस कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म में हो रही है। पाथवे का नाम पूछा जाएगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन है कि पार्शियल? तो पार्शियल ऑक्सीडेशन है। क्या बन रहा है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बन रहा है। अब ये पायरुविक एसिड का फेट क्या है? अब ये पायरुविक एसिड कहाँ जाएगा? दो चीजें हो सकती है पायरुविक एसिड के साथ। अगर उसको ऑक्सीजन मिला तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन करने चला जाएगा, जिसमें वो कंप्लीट टूटेगा फिर CO2 और वाटर में। लेकिन वो तो बाद में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग पहले उन ऑर्गेनिजम्स का देखते हैं कि जो उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, जैसे मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। उनमें क्या होगा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में कोई बाहर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है इनके पास। तो NAD प्लस जो भी H प्लस में NAD प्लस H प्लस में कन्वर्ट होगा, वहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं है, कोई एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगा। अब यहाँ पे तुमने ईस्ट के बारे में बचपन से सुना होगा। ईस्ट के हेल्प से ही हम लोग बियर और वाइन बनाते हैं। तो ईस्ट में क्या होता है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। अगेन तुम ये वाला पाथवे देख लो पूरा। ये जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, पायरुविक एसिड फिर किस में कन्वर्ट? CO2 में। CO2 का क्या मतलब निकालने का क्या मतलब हुआ? डीकार्बोक्सिलेशन। तो पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, और अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। एक हाइड्रोजन निकल रहा है तो डी हाइड्रोजनेज, देखो NADH प्लस H प्लस NAD प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो कौन से एंजाइम्स हो गए? डीकार्बोक्सिलेज एंड डीहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में अल्कोहल और CO2 बन गया। ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। अब यहाँ पे क्या है कि जो ट्रायोस फॉस्फेट है, डोनर कौन है? इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? ट्रायोस फॉस्फेट ही है। और एसिटाल्डिहाइड क्या है? इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है। ये आपस में ही घूम रहे हैं। ये NAD प्लस H और NADH प्लस H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, ये NADH वापस से NAD प्लस में कन्वर्ट हो जा रहा है, फिर ये यहाँ पे यूटिलाइज हो जा रहा है। कोई यहाँ पे अलग से सिस्टम नहीं है कि इसको कैरी आउट करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लेकर के जाए, आपस में ही घूम रहे हैं। अब ये अपने आप को पॉइजन, अगर ये अल्कोहल का अमाउंट 13% चला गया तो ईस्ट मर जाएगा, और ईस्ट को के हेल्प से हम लोग बियर और वाइन बना रहे हैं। बस। अब कुछ बैक्टीरिया है, और हमारे बॉडी में हम लोग की मम्मी लोग से कभी बोलते हुए सुना, पैर सुन्न हो गया। क्या ये जो पैर सुन्न होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? अब तो मम्मी को ये बोलना, मम्मी पैर सुन्न नहीं हुआ, वहां पे लैक्टिक एसिड जमा हो गया। अब मसल्स में जब तुम एक्सरसाइज करते हो और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन कमी हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है? ये पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अगेन एक NADH प्लस H प्लस NAD प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन निकल रहा है, मतलब लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में हो रहा है। तो कुछ बैक्टीरिया में और कुछ ऐसे मसल सेल्स में जब एक्सरसाइज करते हैं, जब इनएडिक्वेट हो जाता है, तो ये जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन है और ये जो अल्कोहल का फॉर्मेशन है, इसमें लेस देन 7% एनर्जी रिलीज हो रही है। तुम देखो अभी तक कितना ही एनर्जी मिला, 2 ATP बस बना है अभी तक पूरे प्रोसेस में। ग्लाइकोलिसिस के बाद वो जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आया और जब वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में आया, कोई एटीपी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, इंस्टेड NADH यूटिलाइज होकर के NAD प्लस का फॉर्मेशन कर रहा है। नो एटीपी, जीरो एटीपी इन ये दो प्रोसेस। तो ओनली एटीपी कितना बना है एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में? 2 ATP। कितना कम एटीपी रिलीज हो रहा है। लेकिन अब
ऑक्सीजन मिलेगा, अब उसका फेट चेंज होगा। तो हमारे अंदर ऑक्सीजन है, हम क्या शो करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन शो करेंगे। तो कैसे एरोबिक रेस्पिरेशन शो करेंगे, सबसे पहले अब साइटोप्लाज्म में ही होगा क्या एरोबिक रेस्पिरेशन में है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। क्रूशियल इवेंट क्या क्या है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो सबसे पहले कंप्लीट अब पायरुविक एसिड टूटेगा और CO2 बनाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो पास होंगे वो अल्टीमेटली ऑक्सीजन के पास जाएंगे और एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे। अब इससे पहले क्या होता है, आगे चलने से पहले ये जो पायरुविक एसिड है वो पहले पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम में टूटता है, और यहाँ पे सिर्फ दो पायरुविक एसिड है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH प्लस H प्लस भी यहाँ पे क्या हो रहे होंगे, रिलीज हो रहे होंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे CO2 निकल रहा है तो डी कार्बोक्सिलेशन, और H प्लस भी निकल रहा है, O2 लगे चाहे H प्लस निकले, वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो ये ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है यहाँ पर। आई होप क्लियर होगा। अब ये रिएक्शन हुई क्यों, ताकि एक हम लोग को कनेक्टिंग लिंक मिल जाए। पायरुविक एसिड खुद से कहीं ट्रैवल नहीं कर सकता, वो बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको पहले एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होना पड़ेगा ताकि वो सारे रिएक्शंस के अंदर घुस पाए। तो ये लिंक रिएक्शन हो गया। कनेक्टिंग लिंक कौन सा है, एसिटाइल कोएंजाइम में है। क्यों, क्योंकि पायरुविक एसिड इधर उधर नहीं घूम सकता। अगेन ये कौन सी प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्लस डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल रहा है, इसलिए पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज है। इंपॉर्टेंट मेटल कौन सा है, यहाँ पे मैग्नीशियम है। जितने जितने येलो से मार्क है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब क्रेब्स साइकिल पढ़ने से पहले एक बार हम लोग वहां एनसीईआरटी रिवाइज करते हैं। एनसीईआरटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक, कि पायरुविक एसिड का 3 फेट होगा। कैसे कैसे, या तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेगा, या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा, या एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। फर्मेंटेशन कहाँ पे कर रहा है, प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स में। वहां पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन जहां ऑक्सीजन मिलेगा वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन शो करेगा। तो फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है, सबसे पहले अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ईस्ट के प्रेजेंस में हम लोग बात करेंगे। पायरुविक एसिड एक CO2 निकालेगा, कैसे, डीकार्बोक्सिलेज करके, और हाइड्रोजन भी निकालेगा, मतलब डिहाइड्रोजनेज एंजाइम भी यहाँ पे यूज हो रहा होगा, और अल्टीमेटली क्या बनेगा, इथेनॉल प्लस CO2। अब कुछ एनिमल सेल्स होंगे जैसे मसल्स, ड्यूरिंग एक्सरसाइज वहां पे ऑक्सीजन उसको अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा H प्लस निकाल करके, मतलब लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में। दोनों में लेस देन 7% ऑफ एनर्जी ही रिलीज हुई। दोनों में आपस में ही NAD प्लस और H प्लस जो है वो रिस्टोर हुए जा रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईस्ट अपने आप को खुद से मार लेता है जब ये अल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% हो जाता है। इसको हम लोग बेवरेज बनाने में यूज करते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, कि अब उसको अगर किसी ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन मिल जाए तो वो कंप्लीटली CO2 वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। उसी प्रोसेस को हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब ये होगा कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रहा था, साइटोप्लाज्म में। मतलब अब प्रोडक्ट को ट्रांसफर होके कहाँ जाना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाना पड़ेगा। अब क्रूशियल क्या क्या चीजें होंगी, यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होंगे, दो चीजें होंगी यहाँ पे। अब एक चीज तुमने नोटिस किया, पायरुवेट जो कि ग्लाइकोलाइटिक कैटाबॉलिज्म से बना था वो साइटोसोल में होगा, उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाएगा, ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करने। लेकिन जब ये सारी चीजें हो जाएंगी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, फिर अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो कहाँ पे होगा, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगा। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फर्स्ट प्रोसेस है वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, दैट इज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। लेकिन जो सेकंड प्रोसेस है दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वो तुम्हारा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। क्या क्या पढ़ा, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हुई, साइटोप्लाज्म में। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्लस TCA साइकिल कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और लास्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ होगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट PYQ, तुम्हें लोकेशन अच्छे से पता होना चाहिए। इनफैक्ट सिर्फ UG निकालने के लिए नहीं, PG निकालने के लिए भी। आज अपने आप को मैंने बहुत फर्स्ट डे से मैं आपको बोलते आ रही हूँ, जस्ट विजुअलाइज योर सक्सेस। अपने आप को सोचो आप डॉक्टर बन गए हो, तब आपको हर चीज का इंपॉर्टेंस क्लियर होगा।
अब आपके पास कोई पेशेंट जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन वाला पार्ट है बच्चों, कोई जो एथलीट आया जो बहुत ज्यादा कोई मसल्स को यूज कर रहा है, बोल रहा है बार बार सुन हो रहा है और उनको इस चीज का आइडिया नहीं है, अर्ली एज में वो खुद से ही प्रैक्टिस करके बन रहा है, तो आपको अब तो पता होगा ना कि लैक्टिक एसिड कैसे बन रहा है। स्टार्ट थिंकिंग दैट यू आर अ डॉक्टर, हर चैप्टर को एज अ डॉक्टर पढ़ो कि कैसे तुम उसको क्लिनिकली कभी अप्लाई कर पाओगे। हर चैप्टर का कोई ना कोई मतलब है, मैं हर चैप्टर का रिलेशन बताती हूँ। जब मैंने तुम्हें मलेरिया पढ़ाया तो तुम्हें अभी बेसिक ये पता होना चाहिए कि मलेरिया किससे हो रहा है, प्लाज्मोडियम से हो रहा है। प्लाज्मोडियम क्या है, स्पोरोजोअन्स है। और तुम अभी इतना जान लोगे तो फिर तुम सोचो कि तुम मलेरिया ट्रीट भी कर लोगे। इतना अभी याद करना है, फिर उसका बस ट्रीटमेंट याद करना होगा, वो कैसे मलेरिया कर रहा है वो याद करना होगा। तो हर बेसिक स्टेप तुमको पता होना चाहिए एमबीबीएस में आने के लिए। फर्जी डॉक्टर नहीं बनना ना हमें, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ तक बता दिया। अब हम लोग आते हैं ट्राई, ये पायरुविक एसिड जो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ वो कैसे टीसीए साइकिल में यूज हो रहा है। तुम अगर देखो, मैंने जो ओआरएस बनाई है बच्चों, ये एक चार्ट कंप्लीट, इसमें चार्ट ही बड़ा है बस और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट। इतना सही चैप्टर है, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे बस। इतना ही आप लोग को याद करना है। 2 बार वीडियो सुन लोगे, तीसरी बार तो आप लोग भी मेरे जैसे ही बोलने लग जाओगे। अब हम लोग आते हैं, ये एसिटाइल कोएंजाइम में जो कनेक्टिंग लिंक की तरह काम कर रहा था, कैसे कर रहा था वो हम लोग देखते हैं। ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों इसमें ना थोड़ी इनकम्प्लीट दी हुई है। मैं इसका जो मेन वर्जन है वो भी इसमें पीछे पेज में एक ऐड किया हुआ है, आप उसमें देख लेना। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को सबसे पहले ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, उसके बाद उसका जो साइट्रिक एसिड, क्योंकि पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो साइट्रिक एसिड, और क्रेब्स साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको हैंस क्रेब्स ने डेवलप किया था। ठीक है, देखो ये ये एक्चुअली तुम्हारा मेन साइकिल है। आई होप ये विजुअल दिख रहा होगा आप लोग को। इसमें सबसे पहले मैंने ना एक निमोनिक बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी इंपॉर्टेंट है, पीजी में भी इंपॉर्टेंट है, और मैंने क्वेश्चन देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो एक्चुअली फुल साइकिल पे पूछा गया है, लेकिन बुक में थोड़ा सा इनकम्प्लीट दिया हुआ है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, निमोनिक याद रखना है। साइट्रेट इज Krebs starting substrate for making oxaloacetate। Ultimately citrate क्या है, starting citrate is Krebs starting substrate for making oxaloacetate। अब तो तुम्हें याद भी हो गया होगा, citrate is Krebs starting substrate for making oxaloacetate। 2-3 बार बोलो, citrate is Krebs starting substrate for making oxaloacetate। याद हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, देखो सबसे पहले oxaloacetate एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ मिल करके कोएंजाइम ए को बाहर निकाल देती है और साइट्रेट बना देती है। यहाँ पे एंजाइम्स का रोल 0% है, बस एक एंजाइम तुमको सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज याद रखिए, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना। तुम्हें बस प्रोडक्ट्स का नाम याद रखना है और उस टाइम पे क्या रिलीज हो रहा है। अब साइट्रेट से एक पानी निकलेगा और वो आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले कोएंजाइम ए निकला, फिर पानी निकला, फिर आइसोसाइट्रेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। अब ये याद रखना, ये 2 कार्बन कंपाउंड है और ऑक्सैलोएसिटेट 4 कार्बन कंपाउंड है, फिर ये साइट्रेट में कन्वर्ट हुआ जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। आइसोसाइट्रेट अगेन 6 कार्बन कंपाउंड है। लेकिन आइसोसाइट्रेट जब तुम्हारा अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट हुआ तो एक CO2 निकल गया, मतलब पहला 5 कार्बन कंपाउंड अभी तक हम लोगों ने कहीं नहीं देखा, क्रेब साइकिल में देखा अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अगेन जब अल्फा, तो एक CO2 यहाँ पे निकला, पहला डीकार्बोक्सिलेशन का स्टेप। अल्फा कीटो ग्लूटारेट फिर स्टार्टिंग सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, अगेन एक CO2 निकलेगा। और ये याद रखना, जब जब CO2 निकला यहाँ पे तो एक NADH, NAD प्लस NADH प्लस H प्लस में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे भी NAD प्लस NADH प्लस H प्लस में कन्वर्ट होगा। CO2 मतलब डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन और NAD प्लस H प्लस का फॉर्मेशन, डिहाइड्रोजिनेज वाला रिएक्शन, सब एक साथ होगा, दोनों में डिहाइड्रोजिनेज है। ठीक है, अब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम है, सक्सिनेट में कन्वर्ट होंगे और यहाँ पे जीडीपी जीटीपी में कन्वर्ट हुआ, अल्टीमेटली तो एटीपी ही बनाना है। इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब यहाँ पे सबस्ट्रेट अपना फॉस्फेट दे रहा है एटीपी बनाने के लिए। फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन। अब लाइट के प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन होता है तो उसको फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल देते हैं। ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से होता है तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोल देते हैं। अब यहाँ पे सबस्ट्रेट अपना फॉस्फेट दे करके एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हम लोगों को याद रखना है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कब होता है, जब तुम्हारा सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है। अब ये जो सक्सिनेट है
ये फॉर मतलब फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा। तो ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में होता है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये पूरा रिएक्शन कहाँ होगा, टीसी हम लोगों ने कहाँ पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, मतलब सारे एंजाइम्स कहाँ होंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। बट ये एक ऐसा इकलौता एंजाइम है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है। एक जो है ये मैं आपको दिखाऊंगी, इसका यूज दिखाऊंगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये फ्यूमरेट फिर किसमें, मेकिंग ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट में कन्वर्ट हो गया। अगेन एक पानी यहाँ पे लगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एस एफ बनाने के लिए FAD में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फार्ट FADH2 में कन्वर्ट हुआ और मैलेट फाइनली क्या बनाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट। तो 5 कार्बन ने एक कार्बन निकाला तो सब फिर क्या हो गए, 4 कार्बन सारे 4 कार्बन और अल्टीमेटली 4 कार्बन बन गया। किसी को कोई प्रॉब्लम, ये हम लोग लिखेंगे, साइट्रेट इज क्रेब्स स्टार्टिंग सबस्ट्रेट फॉर मेकिंग ऑक्सैलो एसीटेट। What is citrate? Citrate is citrate only. And oxaloacetate is oxaloacetate only. ये आइसोसिट्रेट के कीटोग्लूटारेट एस सक्सिनाइल कोएंजाइम में, यही था ना सक्सिनाइल कोएंजाइम में, एंड देन सक्सिनेट फ्यूमरेट मैलेट ऑक्सैलोएसीटेट। अब कब कब तुम्हारा NAD प्लस H प्लस का यूटिलाइजेशन हो रहा था, 3 स्टेप में हो रहा था। जब जब हाँ, आइसोसिट्रेट से सिट्रेट बनाने में एक CO2 निकला, एक डी कार्बोक्सिलेशन और पहला NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया तो दूसरा CO2 निकला और दूसरा NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन हुआ। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को सक्सिनेट में कन्वर्ट करने के लिए GTP में पहला सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। सक्सिनेट को फ्यूमरेट में बनाने के लिए FAD जो है वो FADH2 में कन्वर्ट हुआ और मैलेट जब ऑक्सिलो एसीटेट में कन्वर्ट हुआ तो अगेन एक NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन। बस इतना याद रखना, एक भी एंजाइम के नाम बस यहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, क्यों, क्योंकि वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। बाकी क्या है सब तुम्हारा ठीक है, याद हो गया। आई होप ये याद हो गया होगा। आप लोग भी लिख करके 2 बार बोलना, क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरा रिएक्शन यही मैंने बताया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, पायरुविक एसिड NAD प्लस FAD प्लस वाटर ADP और PI अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इसमें कन्वर्ट हो रहा है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वाला स्टेप हमें पता है, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है वो सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये गलत बात यहाँ पे लिखा है, ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में नहीं होना, हमने देखा था ना, मैंने बोला ना कि यहाँ पे जो स्टेप्स है वो ओवरलैपिंग स्टेप्स के फॉर्म में दिया है। तो अब हमें माइन्यूट स्टेप्स याद रखना है। तो ये जब कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनेट में तो वहां पे सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिंथेटेज एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट है, वहां पे डायरेक्टली ये सक्सिनाइल कोएंजाइम को इधर दिखा दिया है, ठीक है। 2 डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन सर, ये स्टेप्स भी हमें पता है, ठीक है। अब ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल पढ़ने के बाद एक बार इसको एनसीईआरटी से रिवाइज कर लिया जाए। कुछ नहीं था, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा नाम क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, एक साइट्रिक एसिड साइकिल बोल गया, एक क्रेब्स साइकिल बोल गया। अब यहाँ पे पूरा रिएक्शंस हम लोगों को याद है, सेम चीजें ही यहाँ पे लिखी हुई है। अगर तुम एक बार इसको मैं रीड करके बताती हूँ तो तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। साइट्रेट पहले आइसोमराइज, पहले तुम्हारा हाँ साइट्रेट सिंथेज एंजाइम के प्रेजेंस में एक एंजाइम का नाम दिया हुआ है, एक मॉलिक्यूल CoA का कोएंजाइम ए का निकला और साइट्रेट आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया। आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट होने के बाद हमने देखा कि 2 डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस हुआ, जिसमें पहले अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, दूसरे में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद यही सक्सिनाइल कोएंजाइम ऑक्सीडाइज होकर के अल्टीमेटली ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है। कैसे, सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड में जब कन्वर्ट होता है तो एक जीटीपी सिंथेसिस होती है जिसको हम लोग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। जीटीपी फिर फर्दर एटीपी का फॉर्मेशन कर देती है। ऑलमोस्ट 3 पॉइंट हमने देखा जहां NAD प्लस NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन कर रहा है और एक FAD प्लस जो है वो FADH2 का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। फाइनली रिप्लेनिशमेंट वापस से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का हो जाता है। फिर ये जो NADH प्लस H प्लस और FADH प्लस H प्लस वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे और अल्टीमेटली अपना एटीपी का प्रोडक्शन करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि कितने NADH प्लस H प्लस बने, कितने FADH2 का फॉर्मेशन हुआ और कितने एटीपी बने। तो अगर देखा जाए तो 2 ATP बना, क्योंकि ये 2 बार हो रहा होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड है, और 3 2 6 NAD बने,
और 2 FAD का फॉर्मेशन, सेम चीज लिखा हुआ है, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD। 8 मॉलिक्यूल्स अब यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन वाला स्टेप भी हम लोग इंक्लूड करेंगे ना, उसी से तो एसिटाइल कोएंजाइम में बना था। तो 2 8 NAD और ऐड कर लो उसमें, वहां पे भी 2 पायरुविक एसिड था जो कि एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा। तो 2 मतलब 8 NAD हो गए अभी तक। FAD तो 2 ही बना इसी स्टेप में, और ATP तो GTP वाला 2 ATP इसमें बना। अब कैसे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ये हम लोगों को पढ़ना है। बस खत्म ही होने वाला है, कुछ भी नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम लोगों ने उसमें कीमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ा था, याद है? थोड़ा सा उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। देखो, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और उसको ऑक्सीडेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन का यूज हो रहा है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर की तरफ जाएंगे और क्या बनाएंगे, अल्टीमेटली लास्टली कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन के पास, और क्या बनाएंगे, पानी बनाएंगे। हो कहाँ रहा है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। एक NADH क्या बनाएगा, 3 ATP बनाएगा। एक FADH क्या बनाएगा, 2 ATP बनाएगा। और ऑक्सीजन फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर होगा। सारा येलो मार्क है, तुम देखो कितना सारा येलो मार्क है इसमें, मतलब कितने सारे PYQs, हर लाइन से PYQ है। फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है टर्मिनल स्टेज में, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यू अभी तक कहीं भी नहीं आया, लेकिन ऑक्सीजन लास्ट में आएगा, और सारा खेल किसका कहला जाएगा, ऑक्सीजन का। नाम ही हो जाएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आ बस एक स्टेप में रहे, लास्ट में आके हीरो का काम कब होता है, लास्ट में ही होता है। तो वैसे ही है, ऑक्सीजन इज द हीरो प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि वो ऑक्सीजन है, आएगा एकदम लास्ट में। लेकिन अब हमने देखा सबसे पहले तो NADH प्लस H प्लस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर की तरह काम कर रहा था, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा भैया। तो NADH डिहाइड, तो कॉम्प्लेक्स 1 का नाम कैसे क्या दे दिया, NADH डिहाइड्रोजनेज दे दिया। वो अपना इलेक्ट्रॉन्स दिया उसने, आयरन सल्फर प्रोटीन को दिया, वो अपना इलेक्ट्रॉन्स लेकर के चुपचाप जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब सबसे पहले वो किसके पास जाएगा, यूबी क्यूनोन के पास, और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, यूबी क्यूनॉल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। दूसरा हमें कहाँ से चाहिए, दूसरा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स 2, जहाँ पे FADH वाला जो प्रोडक्शन हो रहा था, तो सक्सिनेट जो फ्यूमिनेट में कन्वर्ट हो रहा था, तो FADH2 अगेन ये अपना किसके पास जाएगी, आयरन सल्फर प्रोटीन, दोनों आयरन सल्फर के पास, यूबो क्यूनॉल से यूबी क्यूनोन से यूबी क्यूनॉल बना दिया। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अभी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो कॉम्प्लेक्स 1 क्लियर, कॉम्प्लेक्स 2 क्लियर, NADH वाला और FADH वाला। थर्ड कॉम्प्लेक्स जो है वो BC1 है। ठीक है। तो ये यूबी क्यूनॉल किसके पास जाएगा, साइटोक्रोम BC1 के पास जाएगा। ठीक है। तो इसको साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स बोल दिया। ठीक है। कॉम्प्लेक्स का नाम बिल्कुल नहीं भूलना। फिर BC1 अल्टीमेटली साइटोक्रोम C के पास जा रहा है। साइटोक्रोम सी देखो जो आउटर मेम्ब्रेन के आउटर पार्ट में अटैच्ड है, तो ये साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के किसके पास जाएगा, तो कॉपर के थ्रू साइटोक्रोम ए और A3 के पास जाएगा। तो चौथा कॉम्प्लेक्स का क्या नाम हो जाएगा, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, क्योंकि साइटोक्रोम सी ही उसको लेकर के जा रहा है। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज भी बोल सकते हैं, और साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। और फाइनली क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स 4 हो गया। फाइनली सारा इलेक्ट्रॉन्स कैसे अल्टीमेटली किसके पास जाएगा, यही कॉम्प्लेक्स 4 में ही क्या प्रेजेंट होगा, उसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ऑक्सीजन सारे इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और पानी का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ऑक्सीजन ने पानी बनाया। ठीक है। लेकिन इसके पास ये कहाँ से आया, H प्लस कहाँ से आया, ये तो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर रहा है, ये प्रोटॉन्स कहाँ से आ गए, ये प्रोटॉन्स कहाँ से आए, ये आप लोग बताओगे, याद है वो ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट वाला, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स वाला, जिसमें F0 मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट था, F1 कॉम्प्लेक्स बाहर था, और अल्टीमेटली एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो रहा था, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा था तो अपना जो प्रोटॉन है वो बाहर चला जा रहा था। ये वाला देखो वहां पे ना बहुत शॉर्ट में दिया था, यहाँ पे डिटेल में दिया है, सेम चीज है। F0 और F1 दो मेजर कंपोनेंट है एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स में, जिसमें F1 देखो हेड पीस है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, और यहीं पे एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, और ये F0 जो है वो इंटीग्रल प्रोटीन है, जिसके थ्रू अल्टीमेटली H प्लस क्रॉस कर रहा है इनर मेम्ब्रेन को, और यही H प्लस जो क्रॉस होकर के यहाँ पे आया, यही O2 के पास जाएगा और अल्टीमेटली H2O बनाएगा। तो यहाँ पे एनर्जी जितनी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की ये यूटिलाइज क्या हो रही है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, से प्रोटॉन ग्रेडियंट भी यहाँ पे क्लियर हो रहा बन रहा है। और प्रोटॉन्स कहाँ पे जाकर के एक्यूमुलेट हो रहे हैं, प्रोटॉन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाकर के एक्यूमुलेट हो रहे हैं। एक बार सिंपल वर्ड में थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, करते हैं चलो। हमने क्या पढ़ा कि हमें NADH जो NAD प्लस जो है वो पहला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर है, FAD प्लस एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर है। तो इसको हम लोगों ने पहले दो कॉम्प्लेक्स में रख दिया, NAD प्लस का डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स और FADH डिहाइड्रोजनेज का कॉम्प्लेक्स। तो पहला दो कॉम्प्लेक्स तो हम लोगों का क्लियर होगा।
इन्होंने अपना यूबिक्विनॉल के साथ दोस्ती की और वहां से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करे। जब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक एक H प्लस जाकर के इकट्ठा हुए जा रहा है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ये याद रखना, H प्लस कहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, ये भी प्रोटॉन्स कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा, एक प्रोटॉन्स भी एक्यूमुलेट होते जाएंगे। ठीक है। अब तीसरा जो कॉम्प्लेक्स था वो BC1 कॉम्प्लेक्स था। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सेम H प्लस निकल रहा है। फोर्थ वाला जो कॉम्प्लेक्स था उसको C ऑक्सीडेज भी बोल सकते हैं या AA3 भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये थर्ड कॉम्प्लेक्स हो गया, फोर्थ कॉम्प्लेक्स। यहीं पे ऑक्सीजन जो है वो H प्लस के प्रेजेंस में वाटर बनाएगा, सारा इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स के साथ मिलकर वाटर। लेकिन ये H प्लस तो इधर था ना, ये H प्लस यहाँ कैसे आ रहा है? तो उसके लिए एक फिफ्थ कॉम्प्लेक्स इनके पास एटीपी सिंथेज नाम की होती है, जिसके पास दो, एक F0 और एक F1। F1 बाहर की साइड, F0 अंदर की साइड। यही एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एटीपी में कन्वर्ट करेगा, लेकिन कब? जब यहाँ से 4H प्लस निकलेगा। यहाँ पे सेम चीज मैंने लिखी हुई है, 4H प्लस passes through F0 from intermembrane space to matrix down the electrochemical proton gradient, and this H plus is then utilized with oxygen to form water. कोई प्रॉब्लम नहीं? नेट गेन कितना हुआ एटीपी का, कौन बताएगा? पहले ग्लाइकोलिसिस लो, तो हम लोग जल्दी से देखते हैं कि कितना नेट मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी अब बना। तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस में कितना बना था? दो एटीपी तो डायरेक्ट बने थे और दो एनएडीएच बना था। ठीक है भैया, तो दो एटीपी और एक एनएडीएच तीन बना रहा है, मतलब 2 into 3 इज 6 एटीपी, मतलब टोटल ग्लाइकोलिसिस से हम लोगों को मिल गया 8 एटीपी। फिर लिंक रिएक्शन में दो एनएडीएच मिल रहा है, मतलब 2 3 6 एटीपी। सेम क्रेब साइकिल में आएंगे तो सबसे पहले 3 मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है, NADH की। और टोटल कितनी बार साइकिल होगी? तो 2 बार, मतलब 6 NADH, मतलब 6 3 18 ATP। और क्या बना? एक FADH बना। तो एक FADH मतलब 2 साइकिल में बन रहा है, तो मतलब कितना हो गया तुम्हारा? 2 2 4 ATP। और एक एटीपी डायरेक्ट बन रहा है, अगेन 2 साइकिल, तो 2 ATP। तो क्या हो गया? 4 2 6 एंड 18 + 6 24, 24 + 6 30 एंड 30 + 8 बन गया। ठीक है। तो नेट गेन कितना हुआ? 38 मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। और जल्दी से यहाँ तक हम लोग रिवाइज करेंगे। क्रेब साइकिल हमने पढ़ लिया, फिर हम लोग ईटीएस पाथवे में आए। ये ईटीएस पाथवे कहाँ पर हो रहा है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रहा है। यहाँ पे क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना है। किसको ट्रांसपोर्ट करना है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है। और क्या बनाना है? पानी। पानी बनाने के लिए H प्लस कहाँ से आ रहा है? H प्लस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से आ रहा है। कैसे आ रहा है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन का कैरियर लेकर के जा रहा था, NAD प्लस लेकर के जा रहा था, तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होगा आयरन सल्फर प्रोटीन के थ्रू कॉम्प्लेक्स 1 में। दूसरा कौन लेकर के जा रहा था? FAD प्लस लेकर के जा रहा था। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, जब सक्सिनेट फ्यूमेरेट में कन्वर्ट हो रहा था, तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज ही एक ऐसा एंजाइम है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। क्यों? अब वो क्लियर हो गया। अब कॉम्प्लेक्स 3 हमने क्या पढ़ा? BC1 कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स 4 क्या होगा तुम्हारा? AA3 या फिर C ऑक्सीडेज भी बोल दो। और फाइनली ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम यही सारी चीजें लिखी है यहाँ पे। ऑक्सीडाइज बाय NADH डिहाइड्रोजनेज। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कहाँ पे हो रहे हैं? यूबिक्यूनोन के पास हो रहे हैं। किसके? और यूबिक्यूनॉल में कन्वर्ट हो रहे हैं। सेम यहाँ पे भी ये यूबिक्यूनोन के पास जा रहे हैं, उसके बाद BC1 कॉम्प्लेक्स के पास जा रहे हैं, उसके बाद साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज या फिर AA3 बोल दो, यहाँ पे दो कॉपर सेंटर्स भी प्रेजेंट होते हैं। अल्टीमेटली एटीपी एडीपी में कन्वर्ट कब होगा? जब एक हाई प्रोटॉन ग्रेडियंट भी क्रिएट होगा। यहाँ से प्रोटॉन्स इधर की साइड जाएगा, उस टाइम एडीपी जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर के एक एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। तो अल्टीमेटली यही H प्लस जो है फिर यहाँ पे यूटिलाइज होगा और पानी बनेगा। तो एक मॉलिक्यूल NADH का 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनाएगा और एक मॉलिक्यूल FADH का 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनाएगा। और टर्मिनल स्टेज में ही ऑक्सीजन का रोल है, वही जाकर के वहां पे H प्लस को लेकर के अल्टीमेटली वाटर बना रहा है। इसी को हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं। और फिर ये एक एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लो। F0 इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। एक H प्लस जब यहाँ से यहाँ पे जाता है तो अल्टीमेटली तुम्हारा एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, और एक H यहाँ पे जो H प्लस है वो फिर उधर जाके यूटिलाइज हो जाएगा। तो H प्लस आ कहाँ से रहा है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से आ रहा है। ठीक है, कहाँ पे जा रहा है? मैट्रिक्स में जा रहा है। अब रेस्पिरेटरी बैलेंस, अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज अभी तक हम लोगों ने देखा
कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हर जगह से टूट रहा है, कार्बोहाइड्रेट टूट रहा है और एनर्जी बना रहा है। क्या कार्बोहाइड्रेट ही सब्सट्रेट होता है? तो नहीं, फैट्स भी टूटता है, ठीक है, तो हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन्स भी टूटता है तो हमें एनर्जी मिलती है। तो क्या सिर्फ टूटने, रेस्पिरेशन में क्या सब कुछ सिर्फ टूट रहा है? नहीं, यहाँ पे बन भी रहा है, क्योंकि ये एसिटाइल कोएंजाइम में बच्चों जो बना, वो फर्दर फिर फैटी एसिड्स बनाने में भी यूज होगा, फिर फर्दर वो अमाइनो एसिड्स बनाने में भी यूज होगा, फर्दर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस में भी उसका यूज होगा। तो रेस्पिरेटरी पाथवे में कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ जब जरूरत पड़ रही है तो सिंथेसिस भी हो रहा है, मतलब एनाबॉलिज्म भी हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स। ये तुम एकदम रिलेशनशिप देख लो, फैट्स फैटी एसिड जो ग्लिसरॉल में टूटा, और फैटी एसिड्स तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना दिया, जो कि अल्टीमेटली क्रेब्स साइकिल में यूज हो रहा है, और ये ग्लिसरॉल में फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के थ्रू अल्टीमेटली एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है, और फिर ये कार्बोहाइड्रेट्स भी पैरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है, प्रोटीन्स भी ये फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाने में, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर फर्दर बैक रिएक्शन भी शो कर सकता है, मतलब एनाबॉलिज्म भी शुरू हो सकता है, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, मतलब जितना CO2 बन रहा है अपॉन जितना O2 कंज्यूम हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। तो जब कार्बोहाइड्रेट को एज अ सबस्ट्रेट यूज करो तो जितना CO2 उतना ही O2, मतलब 1 हो गया उसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। जब फैट्स को करो तो वो लेस देन 1 होता है। इसका एक एग्जांपल ट्राइपामिटीन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट TYQ बच्चों, यहाँ पे 0.7 लेस देन 1 है, और प्रोटीन्स के लिए क्या होगा, 0.9 होगा। ये हमें हमेशा याद रखना है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमेशा एक से ज्यादा होते हैं, ऐसा नहीं कि एक टाइम पे कार्बोहाइड्रेट टूटा एकदम तो फास्ट, हमेशा एक टाइम पे एक से ज्यादा होते हैं, और कभी भी प्योर फैट और प्रोटीन यूज नहीं होता। बस इतना सही है, एनसीईआरटी में क्या ही देखे इसको, एम्फिबोलिक पाथवे, यहाँ पे पूरा में वही चीज लिखा हुआ है जो मैंने तुम्हें समझाया, अल्टीमेटली याद बस इतना ही रखना है कि रेस्पिरेटरी पाथवे ही एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। ये डायग्राम के थ्रू तुम्हें सब समझ आ जाएगा। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन हम लोगों ने कार्ब्स का देख लिया 1, फिर हम लोगों ने फैट्स का देखा लेस देन 1, जिसमें ट्राइपामिटीन का एग्जांपल लिया, ये पूछा गया, इस एग्जांपल पे देखो येलो मार्क गई, पीवाईक्यू है तुम्हारा। और प्रोटीन्स के लिए इट इज 0.9, यहाँ 0.7। हमेशा एक टाइम पे एक से ज्यादा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होंगे, कभी भी प्योर प्रोटीन और प्योर फैट एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज नहीं होगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका तो पढ़ लो यार, भी बहुत छोटा सा है। साइटोक्रोम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टल में। देखा, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है पोरफायरिन पिगमेंट। ये जो क्रेब्स है, साइंटिस्ट जो थे उन्होंने फिशर के साथ मिलकर के रिवर्सिबल फॉस्फोराइलेशन के बारे में बताया। प्लांट्स में फैटी एसिड्स जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो सकते हैं बाय डाइऑक्सिलेट साइकिल। बहुत पुराना पीवाईक्यूज है। अभी तक हमने NAD को NADH में बनाया। अब जब तुम फर्दर यूजी निकाल के MBBS में जाओगे तब तुम HMP पाथवे पढ़ोगे और उसमें देखोगे NADP प्लस भी NADPH में कन्वर्ट होता है। तो HMP पाथवे उसके थ्रू ये याद होगा। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने लिविंग प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, कि हमारे बॉडी में जितने भी लिविंग प्रोसेस हो रही है वहां पे एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो एनर्जी फूड के टूटने से आ रही है। और वो फूड कैसे टूट रहा है, किन किन प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, एरोबिक का कैसा है, एनारोबिक का कैसा है, ये हम लोगों ने आज पढ़ा। थैंक यू।